जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कासिम अली शाह और इस वक्त मैं दुबई में मौजूद हूँ और दो कमाल के दोस्त हमें मिले जी। और इनका ये भी एक कमाल है कि बड़े इनोवेटिव वे में बड़े मुख्तलिफ बैकग्राउंड से ये पहले कुछ कर रहे थे और उसको कमाल अंदाज से करने के लिए इन्होंने एक ऐसी सैनर्जी बनाई जो कह लीजिए उसकी पहले मिसाल नहीं मिलती। और वो सब के सब लोग जिनका कहीं ख्वाब था कि उन्होंने रेस्टोरेंट बनाना है, मैं भी उनमें शामिल हूँ। और कभी एक आइडिया था, वो आइडिया भी मुझे कहीं ऐसे मिला कि एक मेरी वीडियो वायरल हुई आज से 10 साल पहले। और वो वीडियो जो वायरल हुई वो एक जूस शॉप के बारे में थी, एक लाहौर में हाफिज़ जूस शॉप के नाम से, और दर्जन 13 का कॉन्सेप्ट था। तो मैंने उस आइडिया को कहीं कॉपीराइट करवा के रख लिया कि कभी मेरा रेस्टोरेंट होगा तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, झूंगा मिलेगा। और ढूंढते ढूंढते चंद दिन पहले मेरे सामने एक वीडियो आई और पता लगा कि क्लाउड किचन पे भी काम हो रहा है। और ये क्लाउड किचन क्या होता है, और वो सब लोग मेरी तरह जिनका ये ख्वाब है कि उन्होंने रेस्टोरेंट के बिज़नेस में आना और बिलखसूस दुबई में आना है, गल्फ़ में आना है, जो कि आने वाले सारे टाइम में एक बहुत बड़ी मार्केट है, अभी भी बहुत बड़ी मार्केट है। तो मैंने इनसे रब्ता होने के बाद हमने तय किया कि जब भी मैं दुबई आऊँगा तो आपके साथ बैठूँगा, बातचीत करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा। मेरे साथ बहुत प्यारे हसन भाई हैं और साथ ही साथ में शारिक भाई भी मेरे साथ हैं। दोनों की एक अपनी कहानी, हमने वो कहानी भी सुननी है और ये क्या कर रहे हैं, किस अंदाज से कर रहे हैं, और हमारी ये गुफ्तगू किन लोगों के लिए, किन के ख्वाब हैं जिनको पूरा करने में हसन साहब और शारिक साहब हेल्प कर सकते हैं, बिलखसूस इस पूरे रीजन में और दुनिया में वो कहीं भी बैठें तो इनसे फिर रब्ता कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हसन भाई आपका। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, इट्स एन ऑनर अगेन, योर मेरे लिए ऑनर जी, इंस्पिरेशन। बहुत शुक्रिया। शारिक भाई बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। नवाजिश। थैंक आप यू वेरी मच। दोनों का बैकग्राउंड, दोनों की कहानी क्या है, आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे थे और आज क्या कर रहे हैं? राइट, देखिए मेरा बैकग्राउंड तो कराची पाकिस्तान से है और मेरी रियल एस्टेट फर्म है। मैं भी 12-13 साल से दुबई रियल एस्टेट में ही हूँ। अच्छा। और मेरा बैकग्राउंड तो एसी से क्वालिफाइड हूँ मैं। और फिर मैंने सोचा कि एक टाइम पे आके अब जॉब क्विट करनी है और बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो इन बिटवीन अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपनी रियल एस्टेट फर्म बनाई। फिर उसमें मल्टीपल और चीज़ें हैं जो कर रहा हूँ रियल एस्टेट से रिलेटेड। और फिर एट द एंड फिर मैंने शारिक के साथ एक कोलैब किया क्लाउड किचन के बिज़नेस के लिए। अगेन इट्स अ वेरी इनोवेटिव बिज़नेस। तो ये एक छोटी सी कहानी है यहाँ तक क्लाउड किचन तक जी। ठीक। शारिक भाई आप क्या कर रहे हैं और क्या करते रहे हैं और यहाँ तक कैसे आए? बाय प्रोफेशन तो मैं इंजीनियर हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की हुई है। कुछ मल्टीनेशनल के साथ काफ़ी अर्सा काम किया है और डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट कंट्रीज़ में काम किया। उसके बाद क्योंकि बैकग्राउंड फादर की तरफ से ये कंसल्टेशन और बिज़नेस कंसल्टेशन जो है वो मिली थी मुझे विरासत में। तो उसी को लेकर अब आगे की तरफ जो है ना, जब मज़ीद देखा, आइडेंटिफाई किया कि इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना इस चीज़ की प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हुई कि लोग जो है अपना पैसा यहाँ लगाते हैं अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो है वो पैसा ज़ाया हो जाता है। तो बस फिर उसी प्रोफेशन को या पैशन को जो है ना, वो फादर वाले प्रोफेशन को ना मैंने कंटिन्यू किया और अब प्योर बिजनेस कंसल्टेशन, F&B कंसल्टेशन जिसको हम कहते हैं कि किसी को रेस्टोरेंट खोलना है तो रेस्टोरेंट खोलने में मदद करते हैं प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के साथ। और लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है ना वो क्लाउड किचन्स पे, क्योंकि इट्स अ न्यू फ्यूचर इंडस्ट्री ऑफ अ रेस्टोरेंट। क्योंकि अब जो है ना दुनिया जिस तरह से कोविड के बाद अमेज़ॉन जो है वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई, जो कि एक ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन मॉल जो है वो दुनिया का नंबर 1 कंपनी बन गई। अब दुबई मॉल जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है, अब उसके बारे में हम सुनते हैं कि ये डिस्प्ले सेंटर बन जाएगा। अभी भी हम उस मॉल के अंदर जाते हैं तो लोग हमें बोलते हैं कि अगर आपको ये चीज़ टी-शर्ट परचेज़ करनी है तो आप एक मोबाइल में एप्लीकेशन अपने डाउनलोड कर लें हमारे ब्रांड की, तो उस पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा और हम घर पे आपको डिलीवर भी कर देंगे। तो वो किस लिए कर रहे हैं? उनको पता है कि आने वाले वक्तों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वर्थ क्या होगी, पोटेंशियल क्या होगा और किस तरह से घर बैठे हम रीच आउट कर लेंगे अपने कस्टमर को, उसको नहीं आना पड़ेगा। तो इसी तरह से ये जो एक्सपेंशन हो रही है, अभी डिफरेंट एग्रीगेटर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए, फूड ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म एक्सपेंड हो रहा है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है दुबई के अंदर। बिल्कुल ठीक। क्या है जी बेसिकली क्लाउड किचन क्या है? किचन की तो समझ आती है, वो तो घर में भी हम देखते हैं, रेस्टोरेंट्स में होता है, लेकिन क्लाउड किचन क्या है? और ये वैसे बड़ा अट्रैक्ट करता है, क्लाउड और किचन। देखिए
अगर सिंपल अल्फाज में मैं बताना चाहूँ तो सिर्फ और सिर्फ ये है क्लाउड किचन के, अगर एक वर्चुअल रेस्टोरेंट जिसमें डाइनिंग एरिया ना हो वो क्लाउड किचन कहलाता है। मतलब कि एक 3 स्ट्रीम ऑफ इनकम्स होते हैं एक रेस्टोरेंट में। सबसे पहला होता है डाइन इन, उसके बाद होता है टेक अवे और एक होता है डिलीवरी। यही 3 स्ट्रीम ऑफ इनकम्स होते हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर। अगर डाइन इन का स्ट्रीम ऑफ इनकम हटा दिया जाए तो ये क्लाउड किचन में कन्वर्ट हो जाता है। आपने डाइनिंग एरिया ही नहीं रखना, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, डाइनिंग में जितने लोग थे वो आपको नहीं रखने पड़े, टाई लगाया हुआ मैनेजर नहीं रखना पड़ा, एम्बियंस क्रिएट नहीं करनी पड़ी, सोफाज अलग से नहीं लगाने पड़े, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अगर आपको सिर्फ फूड पे फोकस करना है, फूड की प्रेजेंटेशन और उसके टेस्ट पे फोकस करना है, तो क्लाउड किचन इज़ दी ऑप्शन। कम पैसों में वही, और दुबई की मार्केट इस वक्त ऐसी है कि 70 to 80% रेवेन्यू एक रेस्टोरेंट का भी एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से, डिलीवरी प्लेटफॉर्म से ही आ रहा है। तो अगर आपको कम पैसों में एक क्लाउड किचन जैसा ऑप्शन जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक अवे और डिलीवरी हो, तो अगर उसकी तरफ अगर हम आपको प्रपोज करें तो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। और रीज़न क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और आपका ROI बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है इस सिचुएशन में। अच्छा, अब पहले से कुछ हो रहा है ऐसा, और अगर आप दोनों आपने क्लैप किया और क्लाउड किचन पे आप काम कर रहे हैं, तो जो पहले से हो रहा है उससे कितना मुख्तलिफ है, और पहले से क्या हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले से जो हो रहा है वो जनरली हो रहा है, जब से क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट दुनिया में आया, सबसे पहले US UK इन जगहों पे आया, दुबई में आए हुए इसको 5-7 साल हो गए। लोग जनरली क्या करें, जो कंपनीज़ हैं वो आपको एक किचन को रेंट आउट करके दे रही हैं, आपके लिए पूरी स्पेस बना के दे दी, इक्विपमेंट्स लगा के दे दी और रेंट आउट कर दिया, उसके चार्जेस लेते हैं। हम डिफ्रेंशिएट कहाँ करते हैं लोगों से, वो ये कि हम एक पूरा एक टर्न की मॉडल बना के देते हैं, पूरा एक पैकेज बना के देते हैं, फ्रॉम कुजीन सिलेक्शन टू लोकेशन सिलेक्शन, डेटा के थ्रू सारा काम होता है। और मैं टर्न की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप एज ए इन्वेस्टर हैं हमारे साथ, राइट। आप अगर एज अ पैसिव इन्वेस्टर आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आप अमेरिका में बैठे हैं, आपने हमारे साथ इन्वेस्ट किया और आपका फूड का बिजनेस हम चला के देंगे आपको। ये एक डिफ्रेंशिएशन है बिटवीन अदर्स एंड अस। अच्छा, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये कि जो चार्जेस हैं जो बाकी ले रहे हैं, या मैं अगर इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करूं कि रेस्टोरेंट में और क्लाउड किचन में एक मेजर इन्वेस्टमेंट का क्या फ़र्क है, वो आप समझ लीजिए कि 1/3 इन्वेस्टमेंट है क्लाउड किचन की कंपैरेटिव टू अ रेस्टोरेंट। दुबई की जो लोग दुबई में रहते हैं मेरी बात को सेकंड भी करेंगे कि दुबई की ओवरहेड कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपको किसी भी नॉर्मल एरिया में भी अगर रेस्टोरेंट खोलना है तो आपको उसकी की मनी से लेके उसके रेंटल, एम्बियंस क्रिएट करना, शेफ्स को हायर करना, जो ये खर्चा है ये तकरीबन 5-6 मिलियन से ऊपर तक का चला जाता है। मैं मेजर एरियाज़ की बात कर रहा हूँ। मगर यही क्लाउड किचन है, इसमें आपका खर्चा है 3-4 लाख दिरहम का। अगर मैं डॉलर्स में बात कर लूँ, क्योंकि ऑडियंस को ज़्यादा डॉलर्स में समझ में आती है बात, तो $1.5-2 मिलियन तक का तो सिर्फ रेस्टोरेंट का खर्चा है। उसका ब्रेक इवन कब आएगा वो एक सवाल है कि कब आएगा। मगर क्लाउड किचन में क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी कम है तो आपके रिटर्न बहुत जल्दी आ जाते हैं। ठीक है। तो एक साथ तो हम पैकेज बना के दे रहे हैं, प्लस हम रिटर्न्स भी बता रहे होते हैं क्योंकि हम ये रिटर्न्स देंगे। बट अगेन इट्स अ बिजनेस। हमारी पूरी कोशिश होती है पूरी टीम की कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स दें उनको। बिल्कुल, ये है। अच्छा, दुनिया में, और मैं पाकिस्तान की बात करूँ, मेरा ख्याल है दुबई में भी ऐसे होगा, बहुत से रेस्टोरेंट्स बनते हैं और में तो एक रोड है जी, और उस रोड पे हर साल मुझे नए रेस्टोरेंट्स के बोर्ड दिखते हैं, और उसी जगह पे पिछले साल कोई और बोर्ड था, नया बोर्ड है। लोग इतना नुकसान करते हैं अपना। रेस्टोरेंट बनाया, 1 साल चलाने की कोशिश की, चला नहीं, छोड़ा, रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, और उसके बाद वो क्लोज़ करते हैं और इंतहाई डीमोटिवेटेड होते हैं। उसमें 2 चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा शारिक भाई आप इसमें ऐड कीजिएगा। पैसे का नुकसान एक नुकसान है, ख्वाब चकनाचूर हो जाता है, ये बहुत बड़ा नुकसान है। और उस ख्वाब को आपने कई सालों से पालते 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 जवान किया होता है। तो यहाँ भी क्या ऐसा ट्रेंड है, अब रेस्टोरेंट्स बनते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और ऑब्वियस है कि रेस्टोरेंट बनाने में एक बड़ी जो इनकम चाहिए, पैसे चाहिए, वो उसके इंटीरियर के, उस जगह के, फिर रेंट, फिर आपने एडवांस देना है, फिर उसके बाद उसको फिर अपने मुताबिक आपने सारा रेडी करना है, फिर आपकी जितना ह्यूमन रिसोर्स जो प्रेजेंट कर रहा है, जो सर्व कर रहा है, जो ऑर्डर ले रहा है, हर एक का एटीट्यूड आप कंट्रोल नहीं कर सकते। किसी का मूड ऑफ है, खुदा न खास्ता कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, खुदा न खास्ता कोई मुतमईन नहीं कर सका, खुदा न खास्ता मांगा कुछ आया, कुछ सर्व ठीक नहीं किया, बेशुमार मसाइल हैं फिज़िकल रेस्टोरेंट के। यहाँ
क्या रियलिटीज़ हैं, और उसमें जब आप ये विंडो बनाते हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या? देखिए, सबसे पहले तो आपने लव लॉस की बात की कि एक बंदा जो है ना, वो बचपन से ख्वाब देखा कि एक टाइम आएगा और मेरी इन्वेस्टमेंट है, मेरी एक जमा पूंजी है और मैंने एक रेस्टोरेंट खोलना है। तो आपने जो बात की ना कि दुबई के एक मेन रोड से जब हम गुजरते हैं तो एक ही जगह पर पिछले साल कोई बोर्ड नज़र आता है, इस साल कोई और बोर्ड नज़र आता है। दिस इज़ द रियलिटी। अच्छा, क्योंकि ये वाहिद काम है कि जो लोग समझते हैं कि विदाउट एनी रिसर्च वर्क किया जा सकता है। लोगों को ये लगता है कि क्योंकि ये मेरा बचपन का ख्वाब था, खाना ही तो खिलाना है बना के, तो हम बना के खिला देंगे, विच इज़ नॉट द रियलिटी। अच्छा, कोई भी दुनिया का बिजनेस विदाउट रिसर्च वर्क किया जाए तो उसके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके सक्सेस के चांसेस कम होते हैं। सेम गोज़ फॉर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। रेस्टोरेंट में भी अगर आप प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस किए बगैर स्टेप इन करेंगे तो आपके फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम क्या करते हैं इस सिचुएशन में, हम चाहते हैं कि वो जो लव लॉस है ना, क्योंकि सिर्फ वो लव लॉस नहीं होता, उसके साथ साथ वो 15 लोगों का जो रोज़गार लगा हुआ है ना, और 15 लोग जो पाकिस्तान में बैठे हैं, फैमिलीज़ उस सैलरी का इंतज़ार कर रही हैं, उन सब का भी लॉस हो रहा है। क्योंकि एक बंदे के मिलियन ज़ाया हो गया, 2 मिलियन 3 मिलियन ज़ाया हो गया, लेकिन जो 15 एम्प्लॉय किए थे उसने, वो भी बेचारा बेरोज़गार हो गया। या तो वो वापस जाएगा, या तो 2-3 महीने भटका फिरेगा, कहीं और जॉब लगेगी उसको। तो जो उसका बच्चा इंतज़ार कर रहा है ना पाकिस्तान में बैठा हुआ कि फ़ादर पैसे भेजेंगे तो स्कूल की फ़ीस जाएगी, तो ये सारी चेन है जो कि बर्बाद हो जाती है। तो इस सिचुएशन में हमारा ये फ़र्ज़ बनता था एज अ कंसल्टेंट कि हम एक ऐसा मॉडल लेकर आएँ जिसमें लोगों को कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़े और जिसका रिटर्न अच्छा आ जाए। जब भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे ना, तो ये हमेशा इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी तो कम रिटर्न में भी आपको अच्छा आरओआई नज़र आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप हैवीली इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट की लिमिटेशन ये है कि एक प्रोमिनेंट एरिया में और प्रोमिनेंट लोकेशन वाइज होना ज़रूरी है। जब तक दिखेगा नहीं, आप रोड फेसिंग पे नहीं होंगे, तब तक आप गाड़ी वहाँ पे पार्क नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, और आप खाना नहीं बैठ के खाएंगे। लेकिन क्लाउड किचन की खूबसूरती ये है कि 4 गली पीछे भी अगर आप लोकेशन ले लेते हैं, अगर टेरिटरी वो डीप पॉकेट एरिया है, तो आप वहाँ से पूरा एरिया कवर कर लेंगे, क्योंकि आपके कंज्यूमर को नहीं पता कि खाना कहाँ से, कौन से किचन से बनकर आ रहा है। आपके सिर्फ एग्रीगेटर को पता है कि आपका ABC ब्रांड जो है वो कौन सी गली और कौन से कॉर्नर पे है और कहाँ से खाना पिक करना है और कहाँ तक डिलीवर करना है। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन उनको है, क्योंकि कंज्यूमर को तो ये लग रहा होता है कि हमने एक रेस्टोरेंट से ही ऑर्डर किया है। तो क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप हमें नज़र आया और ये लिमिटेशन नज़र आई, तो इसी वजह से ये लव लॉस को रोकने के लिए और ये जो जितने लोग बेचारे बेरोज़गार हो जाते हैं, इससे बचने के लिए हमने ये मॉडल लेकर आए, जो कि पहले से चल रहा था, जैसे हसन भाई ने आपको कहा, और इसको फिर हमने ना बहुत खूबसूरती के साथ इकोसिस्टम डेवलप किया है इसका। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल, एक लॉजिकल सा सवाल है हसन भाई, कि यहाँ जहाँ पर ये आप ऑफ़र कर रहे हैं सर्विसेज, जो काम भी कर रहे हैं, आपके अपने 2 रेस्टोरेंट हैं माशाल्लाह, तो यहाँ पर 180 कंट्रीज़ की लोग मौजूद हैं, 180 मुल्कों के लोग मौजूद हैं। अब जापानीज़ खाने वाले का कोई ताल्लुक़ नहीं है इंडियन खाने के साथ, कोरियन का कोई ताल्लुक़ नहीं है अरब्स खानों के साथ, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। इंग्लिश फूड जो है वो, इटालियन फूड आप लें तो बिल्कुल डिफरेंट है, और उनके लिए एक मुख्तलिफ़ तरह का एक मिजाज भी चाहिए। तो जब यहाँ हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं, तो वो रेस्टोरेंट क्या इंडियन रेस्टोरेंट होगा, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट होगा, इंग्लिश होगा, जापानीज़ होगा, चाइनीज़ होगा, चाइनीज़ बड़ी रेंज है फूड की, या फिर कुछ कम्बो होंगे, या फिर कह लीजिए कि उसमें कुछ ऑप्शन ज़्यादा होंगी, क्योंकि हमारी यहाँ पर जो आबादी है पाकिस्तान की, जो कह लीजिए जो लोग मौजूद हैं पाकिस्तान, मेरा एक अंदाज़ा है कि 1.5 मिलियन से ज़्यादा जी। इंडियन जो है वो मेरी इत्तला है कि 3.5 मिलियन से ज़्यादा है शायद। तो अब ओवरऑल यहाँ पर इतनी नेशनैलिटी के लोग मौजूद हैं, जब आप फूड को हैंडल करने जाते हैं, सर्व करने जाते हैं, तो उसमें बड़ी वैरायटी है। मुझे कुछ और पसंद है, किसी को कुछ, एक घर में हर बंदे को कुछ मुख्तलिफ पसंद है, कैसे हैंडल करते हैं? और देखिए, सबसे पहले चीज़ तो ये कि मैं अपनी बात करूँ, मैं खुद क्योंकि कराची आइट हूँ, तो मैं बिरयानी लवर हूँ। मैं बिरयानी और कौरमे के अलावा कुछ और खाता नहीं हूँ, मगर मेरी जो कुजीन है, जो मेरा क्लाउड किचन है, वो इटालियन है। अच्छा। तो मुझे उस चीज़ से गर्ज है कि चलने वाली चीज़ क्या है, क्योंकि बिरयानी आपको लेट से किसी एरिया में 5 dirham की मिल रही है और 50 dirham की मिल रही है, मगर मेरी ऑडियंस क्या है, वो ऑडियंस वो है जो मेरा खाना या जो मेरी कुजीन उस एरिया के हिसाब से खाए।
ठीक है। तो इटालियन क्यूजीन मैंने क्यों सिलेक्ट की, क्योंकि मेरा एरिया था बिजनेस बे, डाउनटाउन, DIFC, यहाँ पे कमर्शियल भी है और रेजिडेंशियल भी है, ठीक है। तो जो आपने कुजीन की बात की ना, उसमें एक कुजीन मिसाल के तौर पे इटालियन है, तो उसमें पिज़्ज़ा भी हो सकता है, उसमें पास्ता भी हो सकता है, उसमें और इटालियन कुजीन भी इन्वॉल्व होंगी, मगर कुजीन एक होती है। क्योंकि अगर मैं पिज़्ज़ा के साथ साथ सुशी बेचना शुरू कर दूं, तो मेरा किचन जो है वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म या बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया आगे जाके पेश कर रहा है। तो कुजीन आपकी एक ही होती है, ठीक है, मगर उसमें वेरिएशंस होती हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है इटालियन खाने का, सुशी खाने का, मगर मेरा बिज़नेस क्या है कि जिस चीज़ में मेरे पास रिटर्न आना चाहिए एट द एंड, बिज़नेस है जी। तो ये एक अगर कुछ मैं जवाब दे सका उस चीज़ का, मेरा शारिक भी इस चीज़ में थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। जी शारिक, अगेन ना, फिर मतलब एक किचन है, वो क्या क्या बना लेगा, और अगर एक से ज़्यादा वो नेशनैलिटी का फूड ऑफर कर रहा है, यकीनन कर रहा होगा, तो जो हमारी टीम है, बैकएंड की टीम है, उसमें किस तरह के लोग हैं, मुझे यकीन है कि इस बिज़नेस आइडिया पे वो लोग जो इन्वेस्ट करेंगे शामिल होंगे। कल को रेस्टोरेंट यहाँ बनाना चाहेंगे तो वो भी ये सवाल करेंगे, आके ढूंढेंगे जी किचन में क्या हो रहा है। चलें ठीक है, फिजिकली कुछ नहीं, वर्चुअल बहुत कुछ है, लेकिन अगर हमने फिजिकली देखना है तो वो जो शेफ़ है उसकी एक्सपर्टीज़ क्या है, और वो ह्यूमन रिसोर्स कितना कुछ जानता है इन सारे कामों को, क्या प्रोड्यूस कर सके। बिल्कुल। तो कासिम जी, मैंने इकोसिस्टम की बात की ना, तो इकोसिस्टम हमने जो डेवलप किया है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम डेटा पे काम करते हैं, और डेटा आइडेंटिफाई करके हमें बताता है कि कौन से एरिया के अंदर कौन सी कुजीन बेहतर चल सकती है, गैप कहाँ क्रिएट हो रहा है, हम उसको गैप एनालिसिस कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा गैप एनालिसिस का होता है, और हम अपने इन्वेस्टर को बताते हैं कि आपको भले बिरयानी पसंद हो, आपको भले कौरमा पसंद हो, कढ़ाई पसंद हो, लेकिन इस वक्त इस एरिया के अंदर जो डीप पॉकेट एरिया है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानियों के साथ ही सिर्फ बिजनेस किया जाए। दुबई के अंदर रह रहे हैं 180, आपने बताया 180 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ यहाँ पर हैं, तो क्यों ना हम उन नेशनैलिटीज़ को भी खाना सर्व कर सकें जो कि जिनका एवरेज टिकट साइज़, बाइंग पावर हमसे बेहतर है। तो हम अरब्स को टारगेट करते हैं, तो हमने टर्किश लॉन्च किए, हमने लेबनीज़ लॉन्च किया, हमने ठीक है, हमने मैक्सिकन फूड लॉन्च किया, हमने इटालियन फूड लॉन्च किया, जिस तरह से हसन का आपने बताया, हमने थाई फूड लॉन्च किया, हमने कोरियन फूड लॉन्च किया, हमने पिज़्ज़ा का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, हमने बर्गर का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, कोरियन था, बहुत सारे हमने तो हम किस तरह से लॉन्च करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि गैप कहाँ क्रिएट हो रहा है, और जिस जगह पे गैप क्रिएट हो रहा होता है उस जगह पर वो वाला कुजीन हम रिकमेंड करते हैं, भले नेशनैलिटी आपकी इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, पाकिस्तानी हो। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद है आपको अपना खाना प्रमोट करना है, अपना कल्चर प्रमोट करना है। अगर ये मकसद है तो फिर बिल्कुल अलग मॉडल है। और अगर आपका मकसद वो बिजनेस मॉडल नहीं है, वो तो मिशन हो गया, वो मिशन हो गया। लेकिन अगर आपको मनी मेकिंग सोल्यूशन चाहिए, मनी मेकिंग मॉडल चाहिए, तो फिर आपको इस तरह से गैप एनालिसिस सबसे पहले होता है, फिर कंपटीशन एनालिसिस होता है, एरियाज आइडेंटिफाई किए जाते हैं, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, किसके पास कितना मार्केट शेयर है, पूरी कंप्लीट स्टडी होती है। ये कैसे मिलता है डाटा? आप मतलब उसको कहाँ से निकालते हैं? क्या स्टेट प्रोवाइड कर देती है? आपकी अपनी एफर्ट है? कहाँ से मिलता है डाटा कि इस इलाके में इस तरह के लोग हैं, इस तरह का खाते हैं, और उनकी जो परचेज पावर है वो इतनी है? बिल्कुल, वो सारा डेटा जो है ना हमारे पास एग्रीगेटर का, जो डिलीवरी एप्लीकेशंस होती है ना, इनका डेटा होता है हमारे पास। उससे आइडेंटिफाई हो रहा होता है कि कौन से एरिया के अंदर कौन सा गैप क्रिएट हो रहा है, क्या कंज्यूमर बिहेवियर है, स्पेंडिंग पावर कितनी है, एवरेज टिकट साइज़ क्या पे कर सकते हैं। उसी हिसाब से फिर हम पूरा बिजनेस मॉडल बनाते हैं कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसी रखनी है, डिस्काउंट्स कितने डालने हैं, प्रमोशंस क्या क्या रखनी है। क्योंकि हमें कंज्यूमर बिहेवियर पता चल गया कि इस एरिया के लोग जब तक डिस्काउंट नहीं देते तब तक बाय नहीं करते, तो हमें डिस्काउंट का फैक्टर अपनी कॉस्ट में ऐड करना पड़ता है। इसी तरह से जब हमें पता चल गया कि जब भी हम कॉम्बो ऑफर करते हैं तो वो कॉम्बो में लेना पसंद करते हैं कि साथ में सैलेड भी आ जाए, एक ड्रिंक भी आ जाए, कोई जूस आ जाए, और साथ में मेन कोर्स आ जाए। तो वो सारे जो है ना, हम ये जब तक ये आइडेंटिफिकेशन नहीं होती तब तक इसको हम पूरा मेन्यू इंजीनियरिंग कहते हैं इस चैप्टर को। तो हमारे पास टीम है जो कि सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिटिक्स पे और मेन्यू इंजीनियरिंग पे काम कर रही होती है। फिर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के लिए अलग डिपार्टमेंट है, अलग लोग हैं। तो ये जो मैंने जिस इकोसिस्टम की बात की ना, तो ये इकोसिस्टम के हिस्से हैं ये सारे। तो बिजनेस मॉडल तभी एक्यूरेट होता है जब आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट हो जाए और बहुत एक्यूरेसी के साथ हो। तो एज अ कंसल्टेंट ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो बंदा हम पे ट्रस्ट कर रहा है और अपनी जमा पूंजी लगा रहा है, $100,000 तकरीबन इस काम में लग जाते हैं,
तो हम उसको पूरी तो कोशिश करें कि उसकी सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो। और जैसे कि हम कर भी चुके हैं अपने डिफरेंट पॉडकास्ट में, अपने डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ मैं बैठा हूँ कि उनसे, ये भी तो आपके क्लाइंट ही इज़ वन ऑफ द सक्सेस स्टोरीज। तो हम तुम साथ बैठते हैं ताकि हम उनके मुंह से भी तो सुने ना कि उनकी जर्नी हमारे साथ कैसी रही, हम किस तरह से उन स्क्रैच से 0 से लेकर 100 तक कैसे लेके गए उनके ब्रांड को। अलग अलग लेयर्स हैं, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, इंटरनेशनल मार्केट तक हम लेके जाते हैं अपने क्लाइंट्स को। तो वो पूरी जर्नी अपनी बता रहे होते हैं। तो जब तक ये इकोसिस्टम हमने डेवलप नहीं किया था, ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो पूरे डिफाइन करके हम लोग चल रहे होते हैं, तो फिर ये सक्सेस बनाते हैं। हसन भाई, आप क्योंकि अल्टीमेट इनके कस्टमर भी रहे और आप पार्टनर हैं, तो आपके 2 रेस्टोरेंट्स हैं और आपकी ये रेस्टोरेंट बनाने की स्टोरी क्या थी? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं थोड़ी सी इसका बैकग्राउंड बताऊं। मैं कोई 2022 से रिसर्च कर रहा था कि कोई फूड बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। ये जनरली जितनी पॉडकास्ट पहले भी हुई, मैंने ये भी कहानी बताई है। तो मैं यूएस में वर्जीनिया, मैरीलैंड, न्यूयॉर्क, इन जगहों पे काफ़ी रिसर्च कर रहा था कि कोई फ्रेंचाइज ओन करूँ। ऑब्वियसली उन फ्रेंचाइज का भी नाम नहीं ले सकता, मगर हो ये रहा था कि वो एक तो आपको जो मॉडल दे रही थी उसमें एक पहली चीज़ तो आपको ख़ुद काम करना है 2 साल, क्योंकि आपको ख़ुद सीखना है, ख़ुद काम करना है, फिर अपने स्टाफ को ट्रेन करना है। और उसका ब्रेक इवन टाइम जो था वो 2 से 5 साल का था। ठीक है। इन्वेस्टमेंट लगभग $250,000 to $1 million इससे ऊपर की जा रही थी अगर आप बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज की बात करें। तो एक तो दुबई मेरी कोर जगह है, मेरा बिज़नेस यहाँ पे है, तो मैं एक तो दुबई छोड़ के साथ जा नहीं सकता। तो मैं कोई ऐसा मॉडल सर्च कर रहा था जो मेरा फूड बिज़नेस रन भी हो जाए और मैं एज ए इन्वेस्टर काम कर लूँ। इनिशियली जब मैंने शारिक को ज्वाइन किया तो मैं एज एन एक्टिव पार्टनर आया कि मैं एक्टिवली रन करूँगा। मगर मैंने तो तौबा कर ली, नहीं मैं ये नहीं कर सकता। किचन से भागे या फिर मैं हर चीज़ डिलीवरी वालों से भागे? क्योंकि मेरा तजुर्बा नहीं था। और ऑब्वियसली आप 35 साल एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसके बाद फिर आप एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, शेफ़्स को डील करना, हर तरह के स्टाफ को डील करना। फिर मैं अगर उसमें नुक्स निकालूँ खाने में कि भाई तुम ये गलत बना रहे हो, तो ये मैं गलत कर रहा हूँ। बिरयानी की गलती तो पकड़ लेंगे, बिरयानी की गलती पकड़ लूँगा, वो मैं कहीं कहीं पकड़ लूँगा और उसमें आलू ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो उस चीज़ में मुझे फिर ये हुआ कि शारिक ने कहा कि अगर आप ये कर रहे हैं तो आप इस मॉडल पे काम कर लीजिए जो कि पैसिव मॉडल है। आपके पास डैशबोर्ड होगा, आपके पास कुजीन सिलेक्शन भी आप कर सकते हैं, जो आपके मार्केटिंग मटेरियल्स हैं ये सब कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं, उसकी ब्रांडिंग कैसे होगी। तो मुझे ये मॉडल ज़्यादा समझ में आया क्योंकि मेरा एक रियल एस्टेट का बिज़नेस है, मगर इसको मैं एज अ साइड हसल ज़रूर चला सकता हूँ। और साइड हसल भी वो कि आप जिसमें आपका घर चलता है। ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ ये साइड हसल के मतलब आप 2-3 हज़ार दिरहम बना रहे हो, आप इसमें ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मुझे सबसे खासियत लगी थी, क्योंकि जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि मुझे लगा कि ये स्केलेबल है। मिसाल के तौर पे मैं बिज़नेस बे में ओन करता हूँ अपने क्लाउड किचन्स को, तो मैं अब इंटरनेट सिटी में लेके गया, हैसल स्ट्रीट पे लेके गया। अब मेरा टारगेट है इंशाल्लाह मैं JBR की तरफ लेके जाऊँ। तो मैं लोकेशंस को चेंज कर रहा हूँ और स्केल करना भी बहुत सस्ता है कंपैरेटिवली, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है कंपैरेटिवली टू अ रेस्टोरेंट। कोई भी पाकिस्तानी बड़ी चेन यहाँ पे लेट से कोई बना रही है मरीना में, फिर कोई आ रहा है बिजनेस बे में, उसको इतना ही खर्चा करना है जिसने उसने एक एरिया में किया होगा। क्लाउड किचन की खासियत ये है कि आपका वो जो अगेन 1/3 कॉस्ट जो है ना, वो विन विन सिचुएशन थी मेरे लिए। और प्लस रिटर्न्स जो थे वो रिटर्न्स 6-8 महीने के बाद तो ऑपरेशन ब्रेक इवन पे आ गया मैं। तो ये मुझे बड़ी खुशी थी कि अच्छा यार मेरे 50-60 ऑर्डर्स अ डे तो आने ही लगे। ठीक है। उसके बाद फिर 1 साल के बाद मुझे ये लगा कि अच्छा ये मैं फिर पहले एक ब्रांड पे था, फिर मैं दूसरे ब्रांड पे आया। उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरी 30% की सेल बढ़ गई। ठीक है। तो फ्रॉम फ्रेंचाइजिंग किचन एक ही था। अच्छा, ब्रांड्स 2 थे। और फ्रेंचाइज को सर्च करते करते मुझे लगा कि ये मार्केट जो है ये बहुत फ्लरिश करने वाली मार्केट है। अभी जो रिवर्स माइग्रेशन हो रही है पूरी दुनिया से, इवन कि मुझे रियल एस्टेट के लिए जो कॉल्स आती हैं वो US कनाडा से कॉल्स आती हैं। कभी 10 सालों के करियर में ऐसा नहीं हुआ। ये पहले 3 साल आप कोविड के बाद कह लीजिए जो दुनिया के हालात हैं। तो ये सेफ़ हेवन है, टैक्सेशन नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में सहूलियात हैं, आपकी फैमिली सेफ़ है, तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो कोई ना कोई बिज़नेस सर्च कर रहे हैं, उनमें से ऑब्वियसली एक फूड बिज़नेस भी उनके जहन में।
दुबई की आबादी, अगर आप यकीन आप दुबई आते रहते हैं, शेख ज़ायद रोड पे अगर आप आएँ तो अब पहले अगर हम आधे घंटे का रास्ता जो था वो 1.5 घंटे में क्रॉस करते हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो उस लिहाज से ये हमारे बिज़नेस के लिए भी अच्छा है। तो जब मैंने और शारिक ने कोलैब किया तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बिज़नेस को स्केल किया जाए। ऑब्वियसली हर इंसान की अपनी काबिलियत होती है, तो मेरे साइड पे ये था कि हम कैसे स्केल कर सकते हैं इसको। तो अल्लाह का शुक्र है हमने एक अच्छे लेवल पे इसको लेके गए और अब हम माशाल्लाह से 7 डिफरेंट लोकेशंस पे हैं विद इन दुबई। अच्छा, जी, माशाल्लाह। हमारा प्लान है इंशाल्लाह अबू धाबी, रियाद, इन जगहों पे भी जाने का। अच्छा, इस रीजन से थोड़ा सा ज़्यादा फैलने का। जी जी 60 आप जगहों पे हैं इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। क्लाइंट्स कितने हैं जी आपके सारे प्रोसेस में? टोटल क्लाइंट्स कितने हैं? हमारे अभी तो 20 to 25 क्लाइंट्स हैं ऑन बोर्ड और अराउंड 50 ब्रांड्स हैं हमारे पास। ठीक है, 50 ब्रांड्स हैं और 25 क्लाइंट्स हैं। 25 क्लाइंट्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो ब्रांड्स अगर मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ इस चीज़ में, जो क्लाउड किचन को ओन करते हैं उनको पता है, और जो नहीं करते उनको मैं बता देता हूँ। ब्रांड्स क्या चीज़ है कि मिसाल के तौर पे कासिम साहब का एक रेस्टोरेंट है, मगर कासिम साहब को उस जैसे 4 रेस्टोरेंट्स खोलने एक साथ, मगर कासिम साहब के पास 20 मिलियन या 15 मिलियन की नेटवर्थ नहीं है, या वो अफोर्ड नहीं कर सकते लेट से उस टाइम पे। तो वो 1-1.5 मिलियन दिरहम में अगर आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं। वरना अगर 4 ब्रांड्स हैं तो आप 1 लाख से $1.5 लाख में आप 4 ब्रांड्स बना सकते हैं, ना कि आप $1.5-2 मिलियन डॉलर खर्च करें मज़ीद उस चीज़ में। तो इसलिए मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ स्केलेबिलिटी पे और कॉस्टिंग पे, क्योंकि अगर 5% रिटर्न आपका कोई भी बिजनेस आपको पर मंथ दे रहा हो तो वो विन विन कंडीशन है। अच्छा, 5% भी है कि कंजर्वेटिव होकर मैं बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हम 15% देंगे या हम 7% देंगे, मिनिमम जो है, मगर 3 to 10%, 15% ऑन एवरेज आ ही जाता है। तो ये एक विन विन कंडीशन है बिजनेस में। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब आ जाता है शारिक भाई, बड़ा अगेन संजीदा सा सवाल कि कोई बाहर बैठा है हमें सुन रहा है और उसका शौक़ है रेस्टोरेंट बनाने का, वो स्टेप्स क्या होंगे? पहला काम क्या करेगा? आपके पहले भी कुछ पॉडकास्ट मौजूद हैं, मैंने भी सुने, उनको सुन के मैं आप तक पहुंचा और मैंने कहा जी आइंदा दिनों में मैं भी दुबई में हर महीने चाहता हूँ मौजूद हूँ, तो कुछ सक्सेस स्टोरीज़ लोकल, कुछ नया हो रहा है, उनको ढूंढा जाए, रिकॉर्ड किया जाए, अपने सोशल मीडिया पे दिखाया जाए। आपने भी गाइड किया, हसन भाई ने भी गाइड किया कि शाह साहब बहुत बड़ी मार्केट है और इसमें बड़ा भी काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। आपकी तरफ जब कोई आता है तो उसका स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 3 क्या है? ये पहले मैं स्टेप्स जानना चाहूँगा। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो ये होता है कि हमसे मेरी टीम है जिनके पास लीड आती है, इंक्वायरी आती है, और उसके बाद फिर वो इवेलुएट करते हैं कि ये वाकई जेन्युइनली बात करना चाहते हैं। कुछ नंबर अभी भी चला देते हैं जी बिल्कुल, आप चला स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इनकी टीम के नंबर और इनके लिंक्स जो हैं वो इस वक्त वो आखिर में मौजूद भी होंगे, लेकिन यहाँ पर भी मौजूद है। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ से फिर हमसे मीटिंग सेट हो जाती है डायरेक्ट ऑनलाइन। अगर वो फिज़िकली अवेलेबल है दुबई के अंदर तो वो तो आकर मुलाकात कर सकते हैं, एक टाइम ले सकते हैं। ठीक है। और वो टाइम दे देती हैं, हमारी जो पीए हैं वो टाइम दे देंगे, अदरवाइज़ ऑनलाइन मीटिंग का टाइम दे देंगे आपको उस ऑनलाइन जूम पे या गूगल मीट पे। और उसके बाद ये समझ लें कि ये किक ऑफ होती है हमारी डिस्कशन की। जब लीड डील में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि वो हमारे साथ साइन अप कर लेते हैं, तो सबसे पहला काम, जैसे मैंने पहले बताया था, सबसे पहले गैप एनालिसिस करते हैं। हम गैप एनालिसिस करते हैं कि कौन से एरिया में तो, और हम अपने हर क्लाइंट को 3-4 ऑप्शन देते हैं। हम ये नहीं बोलते कि आपने इस एरिया के अंदर पिज़्ज़ा ही खोलना है तो खोलना है, यही ऑप्शन है आपके पास। हम 3-4 ऑप्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ क्लाइंट ऐसे भी होते हैं, जैसे वो बोलते हैं मैं खुद पिज़्ज़ा खाता नहीं हूँ, तो मैं पिज़्ज़े का बिज़नेस भी नहीं करना चाहता। ऑल्दो कि ये एक बिज़नेस अप्रोच नहीं है, बिज़नेस में तो ये अप्रोच है जो चीज़ सबसे अच्छी चलती है वो करें, लेकिन क्योंकि अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, तो हम 2 से 3 ऑप्शंस देते हैं कि या तो इस एरिया के अंदर गैप क्रिएट हो रहा है ये कर लें, या तो इस एरिया में ये कर लें, या तो इस एरिया में ये कर लें। तो ये 3-4 ऑप्शन में से जब एक चीज़ सेलेक्ट हो जाती है, फिर मेन्यू इंजीनियरिंग का काम स्टार्ट हो जाता है कि मेन्यू में आइटम कौन कौन से होंगे, सेक्शंस कौन कौन से होंगे, कौन सा आइटम हमारा स्टार आइटम हो सकता है, क्या हमारी यूएसपी क्या है, लोग हम तक कैसे आएंगे, सोशल मीडिया पे हम बज़ कैसे क्रिएट करेंगे। ये सिर्फ आप ही बताते हैं शारिक भाई कि अब हर बंदे की अपनी ना ख्वाहिश होती है। हसन भाई कहते हैं मुझे बिरयानी अच्छी लगती है, अच्छा मुझे दाल चावल बड़े अच्छे लगते हैं,
और कई लोग हैं उन्हें करेले गोश्त बड़े अच्छे लगते हैं। हम लोकल्स की बात अगर करें तो वो अपनी इनपुट भी दे सकता है कि नहीं ये करो तो मुझे अच्छा लगेगा। ट्रू, बिल्कुल। जैसे अगर हम कोई ब्रांड डेवलप कर रहे हैं तो ब्रांड ओनर की तरफ से इनपुट्स बिल्कुल आते हैं। जैसे कि ब्रांड नेम खास तौर पे, नहीं मुझे ये नाम अच्छा नहीं लग रहा, हमने 10 नाम और दिए, सजेस्ट किए जो कि अवेलेबल थे मार्केट में, क्योंकि अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो नाम टेकन हो या कोई बिजनेस ऑलरेडी उस नाम से हो रहा हो, वो नाम हम नहीं ले सकते, लीगली हम वो नाम एक्वायर नहीं कर सकते। तो फिर वो नेम सजेशन में, लोगो में, पैकेजिंग में, मेन्यू में, आइटम कौन सा होना चाहिए, किसकी किस तरह फोटोग्राफी करनी है, इन सारी चीज़ों में पूरा थ्रू आउट द जर्नी जो है वो इनपुट हमारी तरफ से रिकमेंडेशंस होती हैं, और जो ब्रांड ओनर होता है उसके तरफ से फाइनल सिलेक्शंस होती हैं कि भाई ये हमें मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो फाइनल सिलेक्शन होती है ओनर की तरफ से या जो उनकी तरफ से इनपुट्स होते हैं वो हमें लगता है एज अ कंसल्टेंट कि वो काम नहीं करेगा, तो हम उस पर फिर डिस्कस करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसके बाद फिर फाइनल हम एक कंक्लूजन पे आते हैं और फिर उस चीज़ को लेकर जाते हैं। फिर फूड फोटोग्राफी होती है, ट्रेनिंग होती है, जैसे कि आपने सवाल पूछा था कि अलग अलग कुजीन को किस तरह से हम अकोमोडेट कर लेते हैं। तो हमारे पास फिलीपीन से भी स्टाफ है, हमारे पास सीरिया से भी है, हमारे पास इजिप्ट से भी है, हमारे पास नेपाल से भी है, बांग्लादेश से भी है, इंडिया से भी है, पाकिस्तान से भी है, मिक्स कल्चर है हमारे पास। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर हमें कोई एक फूड लॉन्च करना है तो उसके एक्सपर्ट सेलिब्रिटी शेफ़ को इन्वॉल्व करते हैं ताकि मेन्यू इंजीनियरिंग में और रेसिपी बिल्डिंग में वो हमें हेल्प करें एज एक्सपर्ट, और हम अपने लड़कों की ट्रेनिंग करवा लें उस पर। लेकिन जिस लड़के की ट्रेनिंग करवानी है वो ऑलरेडी उस कुजीन का एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, ड्राइव करना आना चाहिए। फार्मूला 1 के लिए हम आपको रेडी कर रहे हैं, बिल्कुल सही है ना, लेकिन ड्राइव अपग्रेड कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्क्रैच से हम पॉलिश नहीं कर सकते। तो हम एक्सपीरियंस बंदे को ही अपनी टीम में हायर करते हैं और एक सेलिब्रिटी शेफ से ट्रेनिंग करवा देते हैं, तो फिर वो पॉलिश हो जाता है और उस तरह से लेके चलते हैं। तो एक बड़े किचन के अंदर अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं, हॉट सेक्शन अलग है, कोल्ड सेक्शन अलग है, ग्रिल सेक्शन अलग है। तो वहाँ पर क्या होता है कि उस एक इन्वायरमेंट के अंदर मल्टीपल कुजीन्स हम अलग अलग लोगों के साथ, अलग अलग एक्सपर्टीज़ के साथ चला लेते हैं। बिल्कुल ठीक। हसन भाई, आप ने भी बात की और मैंने सुना भी, और शारिक भाई भी कहते हैं कि जो एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए चाहिए उससे शायद 1/3 पैसों के साथ आप ये सारा क्लाउड किचन खड़ा कर सकते हैं। वो 1/3 अमाउंट कितनी है, इन रियाल कितनी है, इन पाकिस्तानी रुपीज़ या डॉलर्स में? 1/3 भी ना मैंने शायद थोड़ा ज़्यादा ही बता दिया। देखिए, मैं एक रेस्टोरेंट की जो प्राइस है ना वो अराउंड 5 मिलियन तक की आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, 5 मिलियन दरहम तक की। हम जो बात कर रहे हैं वो मैक्सिमम 4 लाख दरहम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो 1/10 भी नहीं बनता, वो उससे भी कम हो जाती है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और अगेन मैं रिपीट करूँगा, क्योंकि ख़ासियत ये है कि रेस्टोरेंट जो है ना वो ब्रेक इवन टाइम उसका बहुत ज़्यादा है। आप दुबई आते जाते रहते हैं, मैं जहाँ रहता हूँ मैं रोज़ देखता हूँ कि 1 साल पहले एक रेस्टोरेंट था, अब वो बंद हो चुका, उसके अलावा कुछ और खुल गया है। मगर क्लाउड किचन में आप ये नहीं देखेंगे, क्योंकि आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम है, आपका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हैं, और फिर आपके अगेन आप इसको ज़्यादा स्केल कर सकते हैं, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और जगहों पे, क्योंकि आपको पूरा किचन बंद नहीं करना है। आपको वर्चुअल एक किचन है जो आपको बंद करना है, उसको बंद करने में बहुत वक्त नहीं लगता। मतलब आप चाहें तो 10 मिनट में बंद कर दीजिए, मगर किचन को बंद करना है तो आपका सारा अपना जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसमें उसको देखना पड़ता है। आपने स्टाफ हायरिंग की, उनके वीज़ाज़ लगाए हैं, ये बहुत बड़ा खर्चा है। ये एक खूबसूरती है सबसे ज़्यादा क्लाउड किचन की, जो मैं जिसलिए आया भी और मैं मोटिवेट भी करता हूँ लोगों को आने के लिए। ठीक है। अब वो आपने बताया कि 4 लाख दरहम चाहिए जी, डॉलर्स में कितने बनते हैं? रफली लगा लीजिए $100,000 $120,000 इतने तक की इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ठीक हो। अब ये इन्वेस्टमेंट को यकमुश्त देना है, इकट्ठा देना है, या स्टेप्स में देना है, और आगाज़ में कैसे पे करना है? अगर कोई एग्रीमेंट होता है आपकी कंपनी का और किसी का क्लाउड किचन बनाने के लिए, उस एग्रीमेंट की वर्थ क्या है दुबई में? राइट। सबसे पहले तो 2 अलग अलग कंपनीज़ के दरमियान जो है ना लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है, मेरी कंपनी और आपकी कंपनी। मतलब आप ऐसा क्लाइंट आते हैं, वो रजिस्टर करते हैं, हम आपके नाम पे 100% आपकी ओनरशिप होती है, इसमें कोई लोकल यहाँ का इमाराती जो है ना इमाराती कफ़ील नहीं होता, और आपके नाम पे 100% रजिस्टर होती है कंपनी, और उस आपकी कंपनी और मेरी कंपनी के दरमियान लीगल एग्रीमेंट साइनिंग होती है। सबसे पहले आपने जो दूसरा पेमेंट टर्म्स की बात की, वो ये पूरे जो पैसे हैं जो $100,000 हैं, ये एक साथ नहीं देने आपने, क्योंकि इसमें से
1/3 पार्ट जो है ना वो तो रनिंग एक्सपेंस के तौर पे है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया। मतलब नॉर्मली होता ये है कि आपको पहले बताया जाता है कि इतना पैसा लगेगा इस चीज़ को बनाने में, लेकिन सिर्फ बनाना नहीं है, उसको चलाना भी है। ऐसा नहीं होगा कि आज हमने क्लाउड किचन ओपन किया और पहले दिन से हमारे पास लाइन लग गई ऑर्डर्स की, ऐसा नहीं पॉसिबल। दुनिया में किसी भी बिजनेस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं, ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है हमेशा। तो ऑर्गेनिक ग्रोथ इसमें क्या होती है, विजिबिलिटी, उसकी रैंकिंग, उसकी रेटिंग, उसके रिव्यूज़, ये जितनी भी डिजिटल एसेट्स होते हैं उसकी इस तरह से होती है। तो उसमें हमें 6 to 8 मंथ्स लग जाते हैं और 6 to 8 मंथ्स तक ब्रेक इवन आता है और उसके बाद फिर आप नेट प्रॉफिट में जाते हैं, ठीक है। उससे पहले पहले आपकी फंड इंजेक्शन रहती है। तो जो उससे पहले पहले की फंड इंजेक्शंस हैं, इसमें हम 100,000 दिरहम्स वो हम आपसे साइड पे रखवाते हैं कि ये रनिंग एक्सपेंस है। 200,000 शुरू में लगते हैं, दिरहम्स की बात कर रहा हूँ, जो कि कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में लगते हैं। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट के बाद ये जो पैसा 100,000 है वो रनिंग एक्सपेंस के तौर पे रखता है, और जो बाकी आपके पास पैसा रह गया, जो 70,000 80,000 के आसपास जो अमाउंट रह गई, ये आपके पास ही रहता है एज अ बैकअप अमाउंट, ठीक है। सेफ्टी नेट रहती है आपकी ये। तो शुरू में 2 लाख लगे, फिर 1 लाख आपको लाइव जाने पे आपको देना पड़ा, जो रनिंग एक्सपेंस है, जो कि 6 से 8 महीने तक चलता रहेगा। और 6 से 8 महीने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 90% ऑफ द टाइम्स आप प्रॉफिट में चले जाएंगे। तो अब आपका सिस्टम सेल्फ सफिशिएंट हो गया कि वो अपने खर्चे, अपना रेंटल, अपनी सैलरीज, अपनी यूटिलिटी खुद ही उठाने के काबिल हो गए, और उसके बाद प्रॉफिट देना शुरू हो जाएगा, और सेफ्टी नेट भी है। बिल्कुल। अच्छा, अब जैसे मैं हूँ, मेरे पास गोल्डन वीज़ा, और कोई भी है वो दुबई का वीज़ा लेके, या मुमकिन है बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनके पास नेशनैलिटी थे, वो पाकिस्तानी, लेकिन कोई ना कोई नेशनैलिटी उनको मिल चुकी है, या कार्ड PR TR ले चुके हैं। जब यहाँ आते हैं तो उनको जो लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपना कारोबार करने के, और बिलखसूस क्लाउड किचन बनाने के, जो NOCs हैं, जो कह लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस रडार में आना है, वो क्या है, और उसमें क्या आप सपोर्ट करते हैं? क्या वो काम उन्हें खुद से सारे करने पड़ते हैं, या आपकी कंपनी जो एग्रीमेंट करती है इसमें सारी सर्विसेज शामिल हैं? लीगल का अलग डिपार्टमेंट है हमारे पास। सबसे पहले तो वही काम करता है। आपका सबसे पहले लाइसेंस बनता है, उसके लिए आपका जो भी आपने पासपोर्ट लिया है नया, या आपके जैसे आपके पास गोल्डन वीज़ा है तो आपकी एमिरेट्स ID है, तो वो आपकी एमिरेट्स ID और आपके पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके बाद फिर हम सारा प्रोसेस हम करेंगे। और उसमें सारा प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले लाइसेंस बनेगा, फिर आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग होगा उसके बेसिस पे, और उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स की रजिस्ट्रेशन होगी। ये 3 स्टेप्स, मेजर स्टेप्स हैं, जो कि किसी भी बिजनेस को यहाँ पे लेने ही लेने हैं। वो सिर्फ क्लाउड किचन की बिजनेस की बात नहीं कर रहा, रिगार्डलेस ऑफ दिस। ये लीगल 3 प्रोसेस आपको करने हैं। सबसे पहले लाइसेंस बना लिया, फिर आपने बैंक अपना ओपन कराया, और उसके बाद फिर आपने अपना टैक्स रजिस्ट्रेशन करवा ली। तो ये हमारी टीम करके देती है आपको। जो मैंने जैसे इकोसिस्टम की बात की, जो मैंने टीम की बात की, तो एक डिपार्टमेंट है जो लीगल सारे मैटर्स को, कॉन्ट्रैक्ट्स बनवाना, कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपका किचन के साथ फाइनल होगा, जो तलबात के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, सारे एग्रीगेटर्स के साथ तलबात, तो वो सारे मैटर्स को, वो सब्जेक्ट, इन सारे सब्जेक्ट्स को वो लीगल टीम हमारी देख रही होती है। अच्छा, अब मेरे जहन में फ़ौरन 2 हिस्से आगे काम के ना। एक है कि मैं चाहता हूँ मैं खुद भी इन्वॉल्व हूँ, मैं हूँ यहाँ पर, या मैं आता जाता रहता हूँ, मैं इन्वॉल्व हूँ। और एक साहब हैं जो कहते हैं मेरा आना नहीं है, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और मुझे मेरे हैंडल्स क्या होंगे, मुझे दिखेगा क्या, और प्रूफ क्या होगा कि मेरा है और ये सेल हो रही है। ये दोनों को कैसे एड्रेस करेंगे? एक वो जो आना चाहते हैं, आते जाते रहना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, उनका रेस्टोरेंट है और उनके लिए बड़ा प्राइड है कि जी मेरा क्लाउड किचन है, और दूसरे जो दूर बैठे। अच्छा, हमारे पास दोनों तरह के क्लाइंट ऑलरेडी मौजूद हैं। एक वो क्लाइंट जो कि अपने ऑपरेशन आवर्स में मुसलसल बैठे होते हैं किचन के अंदर, काम कुछ नहीं कर रहे होते, क्योंकि ना उनको कुकिंग करनी है, ना पैकिंग करनी है, ना डिलीवर करना है। यही 3 स्टेप्स हैं कि क्लाउड किचन में तो ज़्यादा चीज़ें ही नहीं है ना, आपको ना कस्टमर सर्विस देखनी है, ना प्लीज़ करना है, पकाना है, पैक करना है, डिलीवर करना है। तो ये 3 चीज़ों में, तीनों में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन फिर भी वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए किचन के अंदर मौजूद होते हैं। तो हम उनका एक PIC का सर्टिफिकेट होता है, पर्सन इन चार्ज का, दुबई म्यूनसिपैलिटी करवाती है, हम वो करवाते हैं। देन ही इज़ एलिजिबल टू सिट इन द किचन, ताकि उनको PIC के लॉज पता हो कि हाइजीन का क्या मामला है, किचन के अंदर रहने की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो करवा देते हैं, तो वो किचन के अंदर बैठ सकते हैं। अगर कोई किचन में मुसलसल नहीं बैठना चाहता, हफ्ते में 1 दफ़ा आना चाहता है, दिन में 1 घंटे के लिए आना चाहता है, साल में 1 दफ़ा आना चाहता है,
दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हमने जो हमारी जो टीम है उसमें पूरी हिरार्की बनी हुई है, सबके ऑपरेशंस, सबके जॉब डिस्क्रिप्शंस डिफाइन हुए हैं, तो वो पूरा ऑपरेशंस उसी तरह से चल रहे होते हैं। तो कोई कुछ तो हमारे पास ऐसे इन्वेस्टर्स हैं आज तक हमसे मिले नहीं, वो दुबई में है भी नहीं, दुबई आना भी नहीं चाहते, सेटल्ड हैं, यूएस में है, कनाडा में है, जर्मनी में है, वो नहीं आना चाहते फिलहाल। ठीक है, हाँ उनका प्लान है कि हो सकता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद रिवर्स माइग्रेशन करें, और रिवर्स माइग्रेशन के लिए दुबई इज़ द गुड ऑप्शन कि भाई वहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं। तो इसका कोई मसला नहीं। हाँ, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में आप बैठे हुए हैं तो आपके पास एक डैशबोर्ड का एक्सेस है हमारी तरफ से, इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड का। आज कितने ऑर्डर्स आए, कितने ऑर्डर्स टाइमली डिलीवर हुए, कितने लेट हो गए, कल कितने ऑर्डर्स थे, पिछले महीने कितने ऑर्डर थे, पिछले साल कितने ऑर्डर्स थे, पिछला महीना और इस महीने में क्या डिप आया है, कितनी इंप्रूवमेंट आई है, ये सारी चीज़ें, सारे एनालिटिक्स आपको एक तो लाइव मिलते रहेंगे। पहली चीज़, दुनिया के किसी भी कोने में। एंड ऑफ द मंथ हमारी तरफ से एक पूरी रिपोर्ट भी जाती है, डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट जाती है कि इतने % ग्रोथ रही है आपकी, ये चीज़ें हमने की, उसकी वजह से ये रिजल्ट आया। नेक्स्ट मंथ का प्लान जाता है कि नेक्स्ट मंथ हम ये नए चीज़ें करने लगे, इम्प्लीमेंट करने लगे, इतना प्रॉफिट हुआ आपको, इतना लॉस हुआ, ये सारी चीज़ें, कॉस्ट ये थी आपकी, सैलरी में इतने पैसे गए, फूड कॉस्ट में इतने, पूरी डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट हमारी तरफ से हर मंथ जाती है। अच्छा, कैमरे की एसएसपी होती है, बड़ा कॉमन है, हम तो पाकिस्तानी है बल्कि दुनिया भर में कैमरे की कहीं पर कोई काम हो रहा होता है तो वहाँ कैमरा लगा IP होता है, कैमरा कैमरे की होता एक्सेस होती है, है। बिल्कुल कैमरे की भी एक्सेस होती है कि आप अपने किचन को दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर मॉनिटर कर सकते हैं इस वक्त क्या काम चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब एक बड़ा मुश्किल सा सवाल लगता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल आपके लिए मुश्किल होगा। दुनिया में कोई भी शख्स जो कारोबार करने जा रहा है उसको ये समझना चाहिए कि कारोबार प्रॉफिट भी है और लॉस भी। बिल्कुल। और दुनिया में कोई काम सिर्फ प्रॉफिट नहीं हो सकता, ऐसा मुमकिन ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है, रॉबर्ट कियोसाकी भी जिसको बिजनेस का क्वाड्रेंट कहता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट है इन्वेस्टमेंट का, जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट डालते हैं और आप एक साइलेंट पार्टनर के तौर पे बैठ जाते हैं। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा हसन भाई, क्योंकि आपका तो आप प्रॉपर्टी के कंसल्टेंट भी हैं। ये क्या एक इन्वेस्टमेंट है जिसका प्रॉफिट 5% आ रहा है, या ये एक प्योर बिजनेस है जिसमें कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और साथ में बाकायदा प्रॉफिट एंड लॉस सब चीज़ों को देख रहा है? राइट, लेकिन दोनों चीज़ों में साइड बाय साइड जवाब दे दूँ। पहली चीज़ एक बिज़नेस है, ठीक है, और आप उस बिज़नेस में एक इन्वेस्टर हैं, ठीक है। वो उस जो बिज़नेस है वो प्योरली उस इन्वेस्टर का 100% उसका अपना बिज़नेस है, और एक टीम है दुबई में या GCC में जो उनके बिज़नेस को रन करके दे रही है। तो ये लोगों के बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए बात कि अगेन इट्स अ बिज़नेस, ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है इसमें। वो अपनी ड्यू डिलिजेंस करके आएँ किसी बिज़नेस में। बट मैं अगर वैसे वर्ल्ड वाइड लिहाज से बताऊँ ना अगर आपको, तो $300 बिलियन का बिज़नेस है आने वाले 5 सालों में, क्लाउड किचन का इटसेल्फ। पूरी दुनिया की लिहाज से बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली एक खिता दुबई भी है या GCC या UAE का भी एक रीजन है, जो कि जैसे मैंने पहले कहा रिवर्स माइग्रेशन के हिसाब से, तो ये एक वक्त में जो हम न्यूयॉर्क की और जो लंदन की ड्रीम्स देखते थे, अब वो दुबई है लोगों के लिए, ठीक है, जो कि आपको पहले इतने वेस्टर्नर्स नज़र नहीं आते थे, अब वो दुबई में नज़र आते हैं, राइट। तो उस लिहाज से अभी ये बहुत इसमें आप समझ लीजिए कि गुंजाइश है लोगों की अपनी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस बिज़नेस में एंटर होने के लिहाज से, ठीक है। तो ये एक मेजर पार्ट है। अगेन यू आर एन इन्वेस्टर बट यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस, इन अ प्योर बिजनेस। बिल्कुल ठीक। अच्छा, साथ ही साथ में आ जाता है कि एक एज अ कंसल्टेंट या कंसल्टेंसी फर्म आपने सारी सर्विसेज दी और किसी ने $1 लाख इन्वेस्ट किया और अपना क्लाउड किचन जो उसकी ऑनरशिप बिल्कुल शुरू कर ली। इसमें सब कुछ शामिल है, लाइसेंसिंग, बिल्कुल मार्केटिंग, जो हायरिंग करनी है 6-8 माह साल, वीज़ास की कॉस्ट हो गई, लाइसेंस की कॉस्ट हो गई 6-8 महीने जो आपने बात की, ऑपरेशनल एक्सपेंस, सैलरीज, रेंटल, यूटिलिटीज़, फूड मटेरियल कॉस्ट, पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट, फूड फोटोग्राफी कॉस्ट, किचन को हायर करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, there is no hidden cost in our model, and there is nothing what we are going to say in future कि this is not part of our scope, we are not going to say this। तो हर चीज़ हमारे स्कोप का हिस्सा है और there is no hidden charges। but again as हसन भाई said कि
ये इट्स अ प्योर बिजनेस। बिजनेस में कोई दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं हो सकता जो रिस्क फ्री बिजनेस हो। बिजनेस तो नाम है रिस्क का, लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ कंसल्टेंट व्हाट यू डू बेसिकली यू डू योर रिस्क मिटिगेशन। हम क्या करते हैं अपनी रिसर्च वर्क के साथ, अपनी रिसर्च वर्क की एक्यूरेसी के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ, अपने एक्सपर्टीज़ के साथ आपके उस मॉडल को, आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देते हैं और फेलियर के चांसेस को बहुत मिनिमम कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी तक हमारा कोई फेलियर नहीं है। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस कि इस क्लाउड किचन के बिजनेस में भी फेलियर्स होते हैं और हो सकते हैं। आपके काम में अभी तक फेलियर्स कितने हैं? देखिए, आउट ऑफ 50-60 ब्रांड्स 2 फेलियर्स हैं हमारे। और अमूमन फेलियर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं इस बिजनेस में? अच्छा, जो मैंने दोनों में ना कॉमन फैक्टर्स थे फेलियर्स के। अगर मैं वैसे तो मैं जस्टिफाई नहीं करना चाहता, आई वांट टू ओन माय फेलियर। जब मैं सक्सेस स्टोरीज का ढिंडोरा पीटता हूँ तो फेलियर्स को भी मैं ओन करना चाहता हूँ, बट एट द सेम टाइम आई जस्ट वांट टू हाईलाइट कि जब दोनों सिचुएशन में जब मल्टीपल पार्टनर्स लाइसेंस में थे, 4 पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स, तो होता ये था कि वो आपस में ही डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते थे और हमें इनेबल ही नहीं कर पाते थे किसी एक चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये दोनों कॉमन रीजंस जो अगर मैं आइडेंटिफाई करूं, इसको आप जस्टिफिकेशन भी देख सकते हैं कि जस्टिफाई करने की फॉल्ट है ना जी, किसी के 4 लोग मिल गए डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन से कैंपेन में पार्टिसिपेट करना है, लोगो कैसा होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए। एक बंदे ने नाराज़ हो गया और एक बंदा फिर उसका इनपुट आना ही बंद हो गया, अब सिर्फ 2 बंदों से इनपुट आ रहा है, विच इज़ गुड फॉर अस कि हम तो चाहते हैं एक वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अल्टीमेट क्लैश है ना जी, क्लैश है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर फंड इंजेक्शन बंद की उन्होंने कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, पैसे आ गए उनके अकाउंट में, वो सैलरीज नहीं दे रहे हैं। फिर वो लड़के जो हमने हायर किए थे वो हमारे पास आते हैं कि भाई हम तो आपको देख कर आए, वो एक हमें सैलरीज नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें फिर होती चली गई और अल्टीमेटली फिर उन्होंने बिजनेस जो है वो बंद किया। हालांकि हम चाहते थे कि वो ना बंद हो, लेकिन ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि मैंने आइडेंटिफाई किए जो कि फेलियर्स थे। कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो आज का ज़माना ढोल पीटने का जो है वो डिजिटल मीडिया। आप जब किसी भी क्लाउड किचन की मार्केटिंग करते हैं तो कैसे मार्केट करते हैं? और जो पहले 50 आपके पास ब्रांड्स हैं और 25 आपके पार्टनर्स हैं, उनके ब्रांड्स कहाँ को देखे जा सकते हैं? को ढूंढना चाहता है आपका अपना ब्रांड कौन सा और कौन से ब्रांड्स हैं पहले एस्टैब्लिश में? सबसे पहले तो हमारा फोकस होता है एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म। एग्रीगेटर किसको कहते हैं? हम 5 मेजर एग्रीगेटर्स हैं, तलाबार, डिलीवरू, नून, करीम, कीता। ठीक है, ये एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से लोग खाना ऑर्डर करते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले तो हम इन पे ऑनबोर्ड करके इन पे ही मार्केटिंग की प्रमोशंस भी होती हैं, CPC कैंपेन्स लगती हैं, बैनर फाइनल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा जो आपने जंगल में मोर नाचे वाली बात की, हम सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं। जिस तरह से मैंने USP की बात की कि हम मेन्यू के अंदर कोई ऐसा एक आइटम रखते हैं जो कि हमें लगता हो कि ये वायरल होने का पोटेंशियल है इस आइटम के अंदर। ठीक है। तो फिर हम उसकी वीडियो और रील क्रिएशन के साथ फिर हम उसको पोस्ट करते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से ऑर्डर्स हम जनरेट करना शुरू कर देते हैं। मेन्यू में लोग जाते हैं वो उस आइटम को देखकर, लेकिन उस आइटम के साथ 50 और भी तो आइटम है उसी मेन्यू के अंदर। तो वहाँ तो सिर्फ ये नहीं होता कि अगर हमने कोई एक चीज़ हाईलाइट की थी और उसका ऑर्डर आया तो साथ में और बहुत सारे ऑर्डर्स लेकर आता है। तो हमेशा हम इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया और टिकटॉक हो गया, यहाँ पे टिकटॉक की बहुत बड़ी मार्केट है UAE के अंदर, तो इन पे हमारा फोकस होता है ख़ास तौर पे कि यहाँ पर हम जो है अपनी रील्स को वायरल करें और यहाँ से जो है ना अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को लेकर आए। अच्छा, एक हमारे लोकल्स जो है ना, एशियंस की बात करूँ, इनके यहाँ ये भी है कि काम कारोबार करना, अपना फैमिली मेम्बर भी एक साथ में उसको सपोर्ट उसकी बना देनी है। यानी मिसाल लीजिए किसी ने $1 लाख इन्वेस्ट करना है इस बिज़नेस में, क्लाउड किचन बनाना है, वो कहेगा यार किचन का सुपरवाइज़र मेरा ब्रदर इन लॉ है उसको रख लो, मेरा छोटा भाई फारिग है उसको रख लो, या मेरा कोई जानने वाला है, या मेरा क्लास फेलो बेरोज़गार है उसको वीज़ा दो उसको रख लो। इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब कई लोगों की ख्वाहिश ही होगी, आप उनको डिस्करेज करेंगे, इनकरेज करेंगे, आपका क्राइटेरिया क्या होगा जिसको वो फुलफ़िल करे तो अपने ही काम में एक जॉब क्रिएट हो और अपना ही रिलेटिव उसमें प्लेस्ड हो जाए? बिल्कुल, ये हम तो इसको रिकमेंड करते हैं कि हम, क्योंकि इससे होता क्या है कि सुपरविजन उनके हाथ पैर मौजूद हैं, इसका मतलब है वो उसके एब्सेंस में भी उसके हाथ पैर उसकी आंखें मौजूद हैं। हम इसको रिकमेंड करते हैं। हम हमेशा ये देखिए, जब हम अपना इकोसिस्टम बड़ा कर रहे होते हैं ना, तो वैसे भी हमें मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो हो सकता है वो जो ह्यूमन रिसोर्स वो रिकमेंड कर रहे हैं, हम अपने ही किसी इकोसिस्टम का उसको पार्ट बनाते हैं, अपने ही सिस्टम का किसी को उसको पार्ट बनाते हैं। तो ये हम इसको इनकरेज करते हैं इस चीज़ को। और देखें, हमारा
बेसिक मकसद जो हमने स्टार्ट किया था ना जब ये काम, तो हमारा ये बेसिक मकसद था कि हम इस रीजन में जॉब लेने वाले नेशनैलिटी ना कहलाएं, जॉब देने वाली कहलाएं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि मल्टीपल नेशनैलिटीज़ इस वक्त हमारे पास हमारे इस इकोसिस्टम का हिस्सा है, हमारी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जॉब क्रिएट करें पाकिस्तानियों के लिए ख़ास तौर पे, और वो लोग जो है ना हमारे पास एम्प्लॉयड हों और उनका घर चले, उनका रोज़गार चले, और एट द सेम टाइम जो बंदा यूएस में बैठा हुआ है उसका कज़न हमारे पास काम कर रहा है, तो इट इज़ लाइक कि वो भी एक ओनर ही है हमारे साथ। बिल्कुल ठीक है। ओनर का भांजा है, उसका भतीजा है, उसका कज़न है, ही इज़ लाइक अ ओनर फॉर अस। तो हम उसको कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, सुपरविजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो फिर उससे होता क्या है कि उनकी भी सेटिस्फेक्शन होती है, जो कि यूके में बैठे हुए हैं, जो कि लंदन में बैठे हुए हैं, और जो फिजिकली मौजूद नहीं, उनकी भी सेटिस्फेक्शन के लिए ज़रूरी है। हसन भाई, आपका अपना जो क्लाउड किचन है, ब्रांड, उसका नाम क्या है जी? देखिए, मेरे 2 ब्रांड्स हैं, बाइट्स डी इटालियानो, अगर कोई यहाँ के एग्रीगेटर्स में सर्च करना चाहे कर सकता है, और दूसरा है ट्विस्ट एंड रैप जी। और उसमें अगर कोई भी सर्च करना चाहे एग्रीगेटर्स पे, तलाबत पे, कीता पे, उनका मिल जाएगा। और इट्स एन इटालियन ब्रांड। अब माशाल्लाह मुझे 2 साल हो गए हैं, और मैं एक सेटिस्फाइड क्लाइंट हूँ शारिक का। सिर्फ एक बात जो ऐड करूँ वो ये कि जो फेलियर से बात हुई ना, देखिए एक दिल का डॉक्टर है, वो आपको कह रहा है कि भाई आप ये मेडिसिन ले लीजिए। अब आपने कहा कि नहीं, मैं तो सर के दर्द की मेडिसिन ले लूँगा उसके बजाय, तो आपकी तबीयत ख़राब भी होनी है। कंसल्टेंट की वैल्यू ही उस वक्त आती है जब आप उसकी बात सुनेंगे, और अगर आप कंसल्टेंट की बात सुनेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका बिजनेस फेलियर की तरफ जाए। हाँ, लैकिंग आ सकती है, कुछ ना कुछ ऊंची नीच आ जाएगी, मगर ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस डॉक्टर की या उस कंसल्टेंट की बात सुने। ये बिजनेस में बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, आप शारिक भाई, एक बंदे ने, वो कहते हैं असबाब पे काम किया, जो कर सकता था उसने ड्यू डिलिजेंस की, और सारी रिसर्च करने के बाद तवक्कुल खुदा भी किया, दुआ भी की, और उसके बाद भी वो नहीं चल रहा। प्लान बी क्या होगा? आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि देखें, अभी में सब कुछ बड़ा अच्छा दिख रहा होता है, तालाब में पानी में उतर के पता लगता है गहराई कितनी है, कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ है। और कोई शक नहीं है कि आप दोनों की माशाल्लाह एक जो कह लीजिए एक कोलैबोरेशन है, पार्टनरशिप है, उसमें बड़ी क्लैरिटी है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने पहले सुना भी था, जुनैद साहब वाला मैंने प्रोग्राम सुना और बाकी भी सुने, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप कुछ मुख्तलिफ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। प्लान बी क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम कोई जादूगर तो है नहीं, सही है, कोई छड़ी घुमा के हम कोई मैजिक नहीं कर सकते। वी आर प्योर बिजनेस कंसल्टेंट्स। तो हम अपनी पूरी ताकत लगाते हैं सबसे पहले तो, कि जो हमने प्लान बनाया है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रॉपरली, और उसको अच्छे से लेके चलते हैं। हमने से फेलियर्स भी डिस्कस कर लिए कि देयर आर फेलियर्स, उसके रीजंस हमने डिस्कस कर लिए। लेकिन हम ना एक बिज़नेस प्रोजेक्शन बना कर देते हैं आपको कि आप पहले मंथ इतना बिज़नेस करेंगे, 6 महीने में इतना हो जाएगा बिज़नेस, साल बाद इतना हो जाएगा, 2 साल बाद इतना हो जाएगा। अगर उसमें लैगिंग है कुछ, और कुछ डेल्टा क्रिएट हो रहा है, कोई डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उस सिचुएशन में एज अ कंसल्टेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम आपको उसी क्लाउड किचन के अंदर एक और नया कॉन्सेप्ट खोल के दे दें विद द सेम कॉस्ट। हमें तो कॉस्ट करेगी वो, उसकी ट्रेनिंग की अलग कॉस्ट होगी, उसकी डेवलपमेंट की अलग कॉस्ट होगी, लोगो, पैकेजिंग, सब चीज़ों की, लेकिन हम आपसे चार्ज नहीं करेंगे। ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमें लगता है कि हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, तो पहला जो कॉन्सेप्ट, फॉर एग्जाम्पल आपने कोरियन स्टार्ट किया था, और वो 100 ऑर्डर्स के बजाय 80 ऑर्डर्स पे है आज के दिन, और हमने आज के दिन डिसाइड किया था 100 ऑर्डर्स होने चाहिए। तो हम आपको एक और पैरेलल ब्रांड क्रिएट करके दे देंगे, ट्रेनिंग उसी स्टाफ की कराएंगे, ना आपका रेंट बढ़ेगा, ना आपकी सैलरीज बढ़ेंगी, कुछ भी नहीं होगा, और आपके एक के बजाय 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट सेम किचन से चलना शुरू हो जाएंगे। तो ये एज अ गारंटी हम ये चीज़ करके दे रहे होते हैं। दिस इज़ द प्लान बी बेसिकली। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब एक ये भी आ जाता है कि कोई भी शख्स आज आपसे रब्ता करता है, पॉडकास्ट सुन के, आप एक रिसर्च करके, आप वो चाहता है कि जी आपके साथ जुड़े, क्लाउड किचन इन दुबई बनाए, लेकिन आप भी तो कुछ उस पर चेक करेंगे ना। आप कहेंगे कि जी इसको तो सर हमने कभी भी इनके साथ काम नहीं करना। कई जगहों पे मतलब मेरे क्लाइंट्स हैं, ट्रेनिंग में, कंसल्टेंसी में, कोचिंग में, काउंसलिंग में। अच्छा, कुछ लोग ज़्यादा पैसे दे रहे होते हैं, मैं ना कर रहा होता। बिल्कुल ऐसा है। कई दफ़ा ऐसे हुआ, किसी ने मेरे 2 घंटे बुक करवाए काउंसलिंग के, मैंने कहा नहीं जी मैं करूँगा ही 1 घंटा, मैंने पहले ही कह दिया। उसकी रीज़न ये कि वो जो प्रॉब्लम बता रहे हैं वो 1 घंटे में सॉल्व हो जानी है। तो उसके 1 घंटे बाद वो ठीक है, अगर नहीं होगी तो मैं फिर एक्स्ट्रा टाइम देने को तैयार हूँ, सोचेंगे, देखेंगे क्या करना है, लेकिन मैं मसला 1 घंटे में हल कर सकता हूँ। आपको रेड फ्लैग कहाँ लगता है? जो ये बहुत दफ़ा होता है हमारे साथ, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मेरी
वाइफ जो है ना वो फलानी चीज़ बहुत अच्छी बनाती हैं और जब हम दुबई में इस चीज़ को लॉन्च करेंगे तो हम आग लगा देंगे, ठीक है। तो वो आग अल्टीमेटली ना अपने पैसों में लगा रहे होते हैं, ठीक है। उनको ये लगता है कि ये बहुत पोटेंशियल है इस आइटम के अंदर, लेकिन एज अ कंसल्टेंट जब मैं टेस्ट करता हूँ, जब मैं ट्राई करता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ अच्छा है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि इस पर इन्वेस्टमेंट कर दी जाए, आग लग जाए ना, तो पैसों पे अल्टीमेटली आग लगती है। तो फिर वो मैं जिसको डिस्करेज करता हूँ और पहले ही मना कर देता हूँ कि आई विल नॉट बी योर कंसल्टेंट, हम इस आइटम पे, इस कॉन्सेप्ट पे हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन मेरी रिसर्च वर्क, मेरा डेटा ये बताता है कि ये चीज़ नहीं चल पाएगी, तो हम क्लियर नो कह देते हैं फिर उस सिचुएशन में। बहुत शुक्रिया शारिक भाई और हसन भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल के बैठ के। एक गायबाना तारुफ तो था, कहीं ना कहीं आपने मुझे सुना और मैंने आपको सुना और आज मिल भी लिया हमने। तो मेरी बहुत सी दुआएं आपके काम के लिए, और वो सब के सब लोग जो पहले से आपसे जुड़े हैं, अल्लाह उनके काम में बरकत शामिल करे, और वो सब लोग जो जुड़ना चाहते हैं वो मुकम्मल रिसर्च करें, ढूंढें, तलाश करें और एक इनिशिएटिव ज़रूर लें। ज़िंदगी में बहुत सा पोटेंशियल काम और कारोबार में होता है, हमें उसे करना चाहिए। अगर कासिम अली शाह पाकिस्तान में रहते हुए बहुत मसरूफ़, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने बड़ी अच्छी मसरूफ़ियत दी है, पढ़ाने की, ट्रेनिंग की, कोचिंग की, कंसल्टेंसी की, बहुत सा CSR का काम है, मेरी फाउंडेशन बहुत से काम कर रही। अगर उस मसरूफ़ियत में से मैं सोचता हूँ कि बड़ी मार्केट में, दुबई की मार्केट में आके काम करना है, आपको भी सोचना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।